नमस्ते बच्चों। देखो, आपका अगले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज अपना जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक रहेगा वह है वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक या म्यूजेटी की गणना। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना बता दी थी आप लोगों को, और उससे पहले का जो लेक्चर था मैंने उसमें बताया था आपको जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट या जूल थॉम्सन गुणांक। तो आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, पिछली साल 2019 में ही, अब तो 21 चल रहा है, 20 में एग्जाम नहीं हुए आपके, इस वजह से 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, और यहां से ये क्वेश्चन और आएगा व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करेंगे अपन, इसी का एक छोटा सा टॉपिक है। उसमें से भी 5 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा था, तो एक तरह से 15 नंबर का क्वेश्चन है ये वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना। तो एक एक चीज आप लोग आराम से समझना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना कीजिए वान डेर वाल्स समीकरण को यूज करते हुए, वान डेर वाल्स समीकरण का उपयोग करते हुए। तो अपन यहाँ पर आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना करेंगे वान डेर वाल्स समीकरण का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी मेरे हिसाब से, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना। और आप लोग आराम से समझो, आप लोगों को वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन पता होगा कि कौन सी होती है। तो मैं यहां स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन की, जो आप लोगों को सबको आती है। तो यहां पर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये दे दो अपना समीकरण नंबर 1। ये कौन सी इक्वेशन है? वान डेर वाल्स समीकरण, ये अपनी वान डेर वाल्स समीकरण है। ठीक है, सब लोग जानते हैं वान डेर वाल्स समीकरण, P प्लस ए अपॉन वी वी माइनस बी आर टी। ठीक है, अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबको आता है। P को V से मल्टीप्लाई करेंगे पी वी माइनस पी बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये प्लस ए वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म्स है ना इनको इधर ले जाता हूं। पी वी तो अपना यहाँ का यही है, और इसको मैं पहले ले लेता हूँ, प्लस की राशि है ना, माइनस में जाएगी, सॉरी। तो इसको अपन ऐसे करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, इधर लेके जाएंगे तो आर टी, इसको मैं लिख रहा हूं ए अपॉन वी, प्लस में हो जाएगा पी बी, और ये भी प्लस में हो जाएगा ए बी अपॉन वी स्क्वायर। ये अपना समीकरण नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में आप लोगों ने कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके मैंने सिर्फ इनको इधर लेके आया हूं। अब ये बोला जाता है कि जो समीकरण नंबर 2 है इसके अंदर ए और बी के, ये क्या है, ये आप लोगों को पता है, वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट होते हैं, वान डेर वाल्स स्थिरांक होते हैं ए और बी। ठीक है, तो यहां पर अपन को पता है कि जो वान डेर वाल्स कांस्टेंट या वान डेर वाल्स स्थिरांक होते हैं उनके मान बहुत कम होते हैं, और जब ये मल्टीप्लाई में होंगे तो इनके मान और भी कम हो जाएंगे। तो अपन बोलेंगे इस समीकरण नंबर 2 में ए बी अपॉन वी स्क्वायर का जो मान है इसकी अपन उपेक्षा कर सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहां पर इसके नीचे लिख सकते हैं अपन, चूंकि वान डेर वाल्स स्थिरांक ए और बी के मान बहुत कम होते हैं, ए और बी के मान बहुत कम होते हैं, अतः इसकी उपेक्षा की जा सकती है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो मैं इसको आगे देखो, इधर इस समीकरण को लिख दें अपन प्लस पी बी, इसको अपन नगण्य कर लेते हैं, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो P है ना इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन पी, सब जगह जाएगा ना P, ए अपॉन पी वी प्लस बी रह जाएगा, क्योंकि P का भाग लगेगा इसमें तो P से P कट जाएगा। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब आप लोगों को पता है कि वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन अपन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, एक मोल गैस के लिए, एक मोल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है ना एक मोल गैस के लिए। अब एक मोल गैस के लिए क्या होगा, पी वी इक्वल टू आर टी। तो यहां पर जहां पर ये जो पीवी है ना इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, आर टी। तो अपन बोलेंगे एक मोल गैस के लिए पीवी इक्वल टू आर टी माना जा सकता है, माना जा सकता है। तो मान लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आर टी अपॉन पी ए अपॉन आर टी प्लस बी, इसको दे दो समीकरण नंबर 5। कोई दिक्कत यहां तक? जो समीकरण नंबर 5 है, एक मोल गैस के लिए पी वी इक्वल टू आर टी का मान मान लिया अपन, तो इक्वेशन नंबर अपनी क्या हो गई है, वी इक्वल टू आर टी ए अपॉन आर टी प्लस बी। ठीक है, अब इसमें बोलूं समीकरण नंबर जो 5 है, समीकरण 5 का स्थिर दाब पर
ताप के संदर्भ में, ताप के रेस्पेक्ट में अगर इसको अवकलित करते तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, ताप के संदर्भ में अवकलित करने पर। तो ये जो समीकरण है देखो अपनी क्या हो जाएगी, अपन कर रहे हैं समीकरण 5 का स्थिर दाब पर ताप के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगी डेबर वी, मैंने सिखाया आपको डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर, आर कांस्टेंट अपना यहां पर, ठीक है, आर क्या है अपना कांस्टेंट है, ये आर टी अपॉन पी है, सॉरी ये आर टी अपॉन पी, तो ये क्या है अपना आर कांस्टेंट और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर डी टी अपॉन डी टी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या है स्थिर दाब है तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो अपन लिख देंगे आर अपॉन पी। अब देखो यहां पे माइनस ए कांस्टेंट है सही अपना, आर भी कांस्टेंट है, एक तरह से अपन यहां पर अवकलन किसका कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं 1 अपॉन टी का, किसका कर रहे हैं एक तरह से अवकलन यहां पे 1 अपॉन टी का। अब आप लोगों को इधर बता दूं मैं कि जो 1 अपॉन एक्स है इसका अवकलन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का क्या होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अवकलन कैसे होता है देखो इधर एक बार, x की पावर n का अवकलन मैंने बता रखा आपको, x की पावर n माइनस 1 होता है, nx n माइनस 1 होता है ना इसका, तो इसको भी देख लो, ये था मान लो 1 अपॉन टी है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी इनवर्स हो जाएगा ये। अब ये अपना एक तरह से x की पावर n हो गया टी इनवर्स, तो अपन क्या करेंगे इसको t की पावर माइनस 1 का जो होगा n, तो माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 और माइनस 1, तो कितना हो गया ये माइनस 1 टी की पावर माइनस 2, तो इसको जब नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन टी स्क्वायर, और माइनस आगे लगा हुआ तो ये क्या हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, 1 अपॉन टी का अवकलन क्या होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ध्यान देना इधर अपना यहां पर ए कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और टी का क्या लिखेंगे अपन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखेंगे, और एक माइनस पहले ही है यहाँ पे, एक माइनस पहले ही है, तो माइनस और माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो मैंने क्या लिखा है इसका आर कांस्टेंट था पी एट, यहां पर लिख रखा मैंने स्थिर दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर ले रखा है, तो dt का dt बाई dt करेंगे तो एक आएगा, तो ये हो गया आर अपॉन पी प्लस, क्योंकि यहां पर a अपॉन आर कांस्टेंट है तो 1 अपॉन टी का क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो मैंने माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखा है यहां पर, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस a अपॉन आर टी स्क्वायर। और आप लोगों को पता है कि bb क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो इसको लिखना और नहीं लिखना बराबर है। तो ये अपनी होगी समीकरण नंबर 6। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि जो अपना ये था समीकरण नंबर 5, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं वापस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 5 को पुनर्व्यवस्थित करने पर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो या तो या लिख लेना, क्योंकि मैं हो सकता आ गया हूं। तो यहां पर मैं इसको लाइन खींच देता हूं, एक समीकरण 5 को पुनः व्यवस्थित करने पर रीअरेंज कर रहे हैं ना। देखो इधर समीकरण 5 को पुनर्व्यवस्थित करूंगा मैं, तो ये जो v है ना ये प्लस है, तो इसको इधर b को ले आऊंगा, v माइनस बी, और ये था a अपॉन आर टी, तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा a अपॉन आर टी, प्लस में हो जाएगा। देखो ठीक है बच्चों, माइनस को इधर लेके जाओगे तो प्लस। अब यहां पर देखो ये इधर बचा आर टी अपॉन पी बच रहा था, ये आर टी अपॉन पी, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये पी था ना इधर वाला पी, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे पी वी माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया पी वी माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब ये अपना समीकरण नंबर 7 हो गया। कौन सा हो गया समीकरण नंबर 7। अब एक काम करते हैं अपन कि यहां पर जो ये इक्वेशन है इसके अंदर किसका भाग दे दें अपन, पीटी का भाग दे देते हैं। समीकरण नंबर 7 में पीटी का भाग दे रहा हूं मैं, पी और टी का भाग देने पर। अब देखना इसको मैं इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, इसको इधर लिख दूं आर टी को, इसमें अगर पीटी का भाग देंगे अपन तो यहां पर क्या कटेगा, टी से टी कट गया, और ये पी वी माइनस बी ए पी अपॉन आर टी है।
ठीक है। अब इसमें भी किसका भाग दोगे, पीटी का भाग दोगे आप, और इसमें भी किसका भाग दोगे, पीटी का भाग दोगे। तो देखो पी से पी कट गया, टी से टी कट गया, यहाँ पी से पी कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो यहाँ पर क्या बचा, आर अपॉन पी वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 8 दे दो। मेरे हिसाब से मैंने हर स्टेप को क्लियर किया है। समीकरण 7 में पीटी का भाग दिया और पीटी के भाग का भाग देने पर यह आया। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो, मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो समीकरण नंबर 8 आया मेरा, यहां पर ये जो वैल्यू है वह किसकी है, आरपी, और अपना समीकरण नंबर 6 है उसमें आरपी है। तो मैं एक काम करूं क्या, समीकरण 8 से आरपी का मान समीकरण 6 में रख देता हूं। समीकरण 8 से आर अपॉन पी का मान समीकरण 6 में रख देता हूं। 6 में रखने पर रखो, एक बार देखें, तुम रखो पहले, मैं रखता हूं, फिर कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। रख दिया आपने, शाबाश बेटा। डेबर वी अपॉन डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और आर और पी का मान ये रखो, वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ये भी एक और एक कितना होता है, 2। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर वी माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए ना दिक्कत। दिख भी रहा है ना, मैं छोटे छोटे लिख रहा हूं, दिख रहा है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी रख देंगे। डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर वी माइनस बी टी 2a आर टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये अपना इक्वेशन आ गया। अब एक काम करते हैं ना अपन, ये जो समीकरण नंबर 9 है ना मेरा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। ध्यान देना इधर कि यहां भी t है और यहां भी t है। अगर मैं यहां से 1 अपॉन टी कॉमन ले लूं मान लो, तो यहां से भी t कम हो जाएगा और यहां से भी t कम हो जाएगा, और उस t को इधर ले आऊं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक के अंदर। देखो अब यहां पर t अपॉन, तो मैं बोल रहा हूं कि अपन ने क्या किया, देखो मैं बोल रहा हूं कि यहां दोनों से अपन ने 1 अपॉन टी कॉमन ले लिया। 1 अपॉन टी कॉमन ले लेंगे तो t बाहर आ जाएगा। अब t को मैं इधर ले जाऊं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां से तो t गायब हो गया, v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। तो ये अपना समीकरण नंबर 10 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब अपना इक्वेशन क्या हो गया है, टी डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर वी माइनस बी 2a अपॉन आर टी, ये अपना इक्वेशन हो गया। अब एक काम और करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा अरेंज और कर लेते हैं। इसको, इस v को इधर ले आऊं मैं, क्योंकि मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू है, इस v को इधर लिया है मैं, और ये हो गया 2a अपॉन आर टी माइनस बी। अब दे दो इसको समीकरण नंबर 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने और भी स्टेप बढ़ा के बुक में जितनी भी स्टेप दे रखी है या मेरे नोट्सों में जितनी स्टेप मिलती है, मैंने एक आध स्टेप बढ़ाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी 2a अपॉन आर टी माइनस बी को। अब अपन को पता है कि अपना जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है। इस वाले को मैं मिटा देता हूं क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको इधर मिटा देता हूं भाई, है ना। देखो अपना अब जो समीकरण नंबर 10 था, इसके बाद अपन जूल थॉमसन गुणांक पढ़ा था, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो जूल थॉमसन गुणांक था वो क्या था अपना, इससे पहले जो ना आदर्श केस के पहले का जो लेक्चर था उसमें था जूल थॉमसन गुणांक। लास्ट में जो इक्वेशन आई थी वो थी जहां पर अपन ने म्यू जेटी लिखा था, और म्यू जेटी की जगह अपन ने लिखा था डेल टी डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी माइनस 1 अपॉन सी पी डेबर एच डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अपना ये था जूल थॉमसन गुणांक, ठीक है। ये अपना क्या था, जूल थॉमसन गुणांक समीकरण था ये। अब यहां पर ये जो जूल थॉमसन समीकरण है, यहां पर ये जो डेबर एच डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो दे रखा है ना,
क्या दे रखा, डेबर एच, डेबर पी और डेबर टी। अब इसका मान मुझे रखना, तो इसका मान कहां से लेके आऊंगा मैं, तो ये बोला जाता है एक उष्मागतिकी व्यंजक होता है नोन, इसको अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात उष्मागतिकीय व्यंजक, ज्ञात उष्मागतिकी व्यंजक समीकरण का प्रयोग, इसको अपन 10 के बाद 11 दे देते हैं ना, समीकरण का प्रयोग, समीकरण का प्रयोग, समीकरण का प्रयोग या समीकरण का उपयोग, या ज्ञात उष्मागतिकीय व्यंजक समीकरण का प्रयोग या उपयोग कर देते हैं, उपयोग समीकरण 11 में करने पर, 11 में करने पर। अब देखो ये वाला इक्वेशन भैया आपको याद करना पड़ेगा ना, v इक्वल टू टी, अब मैंने देखो ऐसे याद कर रखा है, टी वी है, डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर और डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इक्वेशन है मेरी। तो यहां से डेबर एच, डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका जो मान है ना मुझे इस समीकरण में रखना है यहां पे, इससे। अब ये जो मान है इसको का मान आप लोग है ना रीअरेंज करके लिख लेना वैल्यू को। जैसे मैं इसको अगर मान लिखना चाहूं डेबर एच, डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर से इसका जो मान है वो लिखना चाहूं, तो ये जो मान आएगा माइनस टी। अब ये कर लेना भाई अरेंज, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हो गया माइनस वी, इसको अरेंज कर लेना, अरेंज करने पर अपन इसका मान लिख सकते हैं। इसको मैंने इधर ले आया, अब इधर जाने पर ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ माइनस, अब मैंने क्या किया दोनों जगह माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस में था ना, माइनस और माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये जो मान है ना इसका ऊपर रख दिया मैंने ना, तो इसको समीकरण नंबर के कौन सा करूँ मैं, 12 दे देता हूँ ना। समीकरण 12 से डेबर एच, डेबर पी एट कांस्टेंट टी का मान समीकरण 11 में रखने पर, समीकरण 11 में रखने पर, ये देखो मैंने इतना खोला है इसको, इतना खोला है, बुक में देखोगे ना तो बहुत छोटा है ये। तो बायो वाले बच्चों एक बार देखना जरूर इसको। देखो इधर डेबर टी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो उसको कर देते हैं 1/Cp टी डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर वी। ये समीकरण नंबर 13। अब एक चीज देखो, ये जो वैल्यू है टी डेबर वी डेबर टी, तो यहां पर है ना टी डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी, इसके बराबर क्या है, ये है ना समीकरण नंबर 10। इसमें ये वैल्यू वो वाली वैल्यू यहां पुट कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना कोई भी दिक्कत है। तो अपन एक काम करते हैं, इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, जो म्यूजेटी का मान था ये इसको रख देते हैं अपन, है ना। तो हम बात करेंगे समीकरण 10 व 13 से, ठीक है। तो ये मान यहां रख देते हैं अपन, तो ये इक्वेशन इधर लिख देता हूं ना। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी, डेबर टी डेबर पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी और 1/Cp, और ये हो गया 2A/RT माइनस B, ओके। और इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 14। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, म्यूजेटी लिख सकते हैं ना इसको, तो अपन लिख देंगे, लो म्यूजेटी 1/Cp 2A/RT माइनस B, ये लो। अब ये बोला जाएगा, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर कौन सी है, 14 के बाद 15 कर देते हैं अपन इसको। इस समीकरण का उपयोग, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद लिखो आप लोग, इस समीकरण के द्वारा Cp, इस समीकरण के द्वारा Cp A B तथा T के मान ज्ञात होने पर, T के मान ज्ञात होने पर वास्तविक गैसों के लिए, के मान ज्ञात होने पर वास्तविक गैसों के लिए म्यूजेटी का मान ज्ञात किया जा सकता है, म्यूजेटी का मान ज्ञात किया जा सकता है। लिख लिया आप लोगों ने। इस समीकरण के द्वारा Cp A B तथा T का मान ज्ञात होने पर वास्तविक गैसों के लिए
म्यू जे टी का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो समीकरण है इसमें अपन दो चीज अपन को पता है, एक तो म्यू जे टी का मान पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये देखना अपन। तो लिखो उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि, उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि 2a/RT, उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि 2a/RT इज ग्रेटर देन b हो, इसका मान इससे बड़ा हो। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि 2a/RT इज ग्रेटर देन b हो तो म्यू जे टी का मान धनात्मक होगा, म्यू जे टी का मान धनात्मक होगा, म्यू जे टी का मान धनात्मक होगा। और यदि 2a/RT इज लेस देन b हो तो म्यू जे टी का मान ऋणात्मक होगा, म्यू जे टी का मान ऋणात्मक होगा। तो ये अपना था वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है समझाने की पूरी। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके पूछना, कमेंट्स तो आप लोग करते नहीं हो ऐसे, अगर फिर भी कर लियो तो, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था 10 नंबर में, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक की गणना कीजिए आदर्श गैस को यूज करते हुए। ठीक है, तो आदर्श गैसों की, अब इसका जो नोट्स ऐसे तो मैंने लिखवा दिए इसमें मैक्सिमम, फिर भी आप एक काम करना, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा वो। ठीक है, अब मैं हर वीडियो में ऐसे ही करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो लंबे बनते हैं। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना उसमें से और आराम से देख लेना, PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, और इसके अगला जो वीडियो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था 2019 में शायद कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, व्युत्क्रम ताप की गणना करो। यहाँ पर ऐसे ही बोला जाता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, व्युत्क्रम ताप क्या होता है, कि वह ताप जिस पर म्यू जे टी का मान, जूल थॉमसन गुणांक का मान बदल जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है प्लस या माइनस, वो जो टेम्परेचर होता है उसको इन्वर्जन टेम्परेचर करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में बॉयल ताप पढ़ा था। ठीक है, वैसे बॉयल ताप का दुगना जो होता है वो होता है व्युत्क्रम ताप 2a/RT, जबकि बॉयल ताप पढ़ा था अपने a/RT पढ़ा था। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।